नईब बुखारी साहब, ये बताइए, आपने अपनी पार्टी का ये मौक़िफ़ तो कैटेगोरिकली सामने रख दिया कि आप आईनी मुद्दत जैसे ही असेंबली की पूरी होती है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 60 दिन के अंदर अंदर अक्टूबर में इलेक्शन चाहते हैं, और आइन भी यही बात करता है। अब आगे सवाल ये पैदा होता है जिसमें अवाम का बहुत इंटरेस्ट है, सीट एडजस्टमेंट का भी आपने बता दिया कि वो आगे चल के इलेक्शन के वक्त आप डिसाइड करेंगे, आपकी पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या होगा। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए आप लोग किन कैंडिडेट्स को जो है कंसिडर कर रहे हैं, ये इस हवाले से भी अवाम बहुत क्यूरियस है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने एक फरमाइश रखी है ज़राए के मुताबिक कि अगले सेटअप में मुझे सदर बनाया जाए। पीपल्स पार्टी की क्या इस पे राय है? मेरा ख्याल है अवाम इतनी जल्दी में नहीं है जितनी आप मीडिया वाले जल्दी में है। चले फिर हमें बता दें, हम भी अवाम में। मुझे नहीं, आप अवाम में नहीं हैं, आप इश्यूज रेज करते हैं, और जो कबल अज़ वक्त इश्यूज रेज करते हैं, ये अभी इशू प्री मैच्योर है। मैं समझता हूँ कौन सदर होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा। नहीं, फजलुर रहमान साहब ने फरमाइश तो डाल दी है। डोंट इंटरप्ट नाउ प्लीज, मेरी बात सुन लें पहले। फजलुर रहमान साहब ने कहा तो ये उनका राइट बनता है जी। इवन एन ने कहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये उनका राइट बनता है। इवन किसी और सियासी जमात का लीडर कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ या मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, तो ये उनको राइट है। नोबडी कैन स्टॉप, किसी की ख्वाहिश पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने कहा कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश भी होगी, हमारी मेहनत भी होगी कि हम उनको प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बनाएं, लेकिन ये तमाम दारोमदार आने वाले इंतखाबात के रिज़ल्ट्स पे होगा। अगर रिज़ल्ट्स जिस जमात के फेवर में होंगे तो वो दोनों स्लॉट ले जाएगी। हम समझते हैं कि रिज़ल्ट्स हमारी फेवर में आएंगे तो हम दोनों स्लॉट्स के लिए ख्वाहिश भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 2008 में दोनों स्लॉट्स हमारे पास थी। बिल्कुल। प्रीमियरशिप भी पीपल्स पार्टी के पास थी, प्रेसिडेंसी भी हमारे पास थी। बिल्कुल। तो अगर कोई ख्वाहिश करता है तो मैं उससे नाराज़ क्यों हूँ? ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बनता है। नहीं, ये तो मैं अगर ख्वाहिश करता हूँ और मेहनत करता हूँ और जस्तजू करता हूँ कि ये दोनों स्लॉट्स मेरी जमात को मिलें, इसमें कोई हरज नहीं है और किसी को खफा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल खफा तो कोई नहीं हो रहा। हम तो बड़े एक्साइटेड है इस हवाले से कि फजलुर रहमान साहब अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी पे आए। हम तो इसलिए पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाह रहे थे। ठीक है, आपने बता दिया कि आप लोगों की ख्वाहिश होगी कि प्रेसिडेंसी भी आपके पास आए और प्रीमियरशिप भी आपके पास आए, और ऑब्वियसली हर जमात ये ख्वाहिश रखती है। अच्छा, अब नईब बुखारी साहब, एक बहुत बड़ा इशू जो है वो महंगाई का है। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बहुत बुरी तरह से फाइनेंशियल क्रंच का शिकार है। 1.25 साल पहले जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी कोई दूध शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी, या उससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, आपकी थी उससे पहले, लेकिन कम अज कम हालात इतने बुरे नहीं थे कि पेट्रोल के लिए भी अवाम अब सर पकड़ कर बैठ जाए कि इतनी ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए। और एक साल में जिस तरह का एक्सपोनेंशियल राइज हमने देखा कीमतों में, अभी बिजली की फी यूनिट कीमत जो है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, 50 रुपए फी यूनिट कर दी गई है। तो क्या कहिएगा इसका, आने वाले इलेक्शन में आपके वोट बैंक पे इसका क्या असर पड़ेगा, और अगर पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आती है तो आप लोगों के पास क्या रोड मैप है इस मसले के हल का? रोड मैप तो हम अपने मैनिफेस्टो जो हमारा तैयार हो उसमें हम दे रहे हैं। पीपल्स बाहर इंतखाबात से पहले रोड मैप दिया जाता है, मैनिफेस्टो दिया जाता है। देखिए, बुनियादी बात है, ये सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है, अवाम और नास को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम कितने लोग टैक्स देते हैं? आप मुझे बता दें कि एक तो एट सोर्स काटा जाता है सरकारी मुलाजमीन के जी, अलावा आवाम ये तवक्को करती है कि चीज़ें सस्ती मिलें या बिजली सस्ती मिले या डॉलर सस्ता मिले, तो हम अपना रोल भी अदा करते हैं। हम राइट्स की तो बात ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी ऑब्लिगेशंस की बात की है। हमें एक ज़िम्मेदार कौम की हैसियत से अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मसलन अगर आपके पास बिजली की जनरेशन कम है तो उसकी यूटिलिटी को भी कम किया जाए।
उस तरफ तो हम गौर नहीं करते। तो गरीब आदमी तो दे रहे हैं टैक्स, तो हम ध्यान नहीं देते। गरीब बंदा तो बेचारा टैक्स देता है, सेल्स टैक्स तो गरीब बंदा देखिए इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे ना बीबी जी, तो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना पड़ता है ना जी जी लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि जो कमाता है उसको टैक्स लेना चाहो, उसको कमाने का मौका दो और से टैक्स भी लो। प्रोग्रेसिव हम डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं, गरीब आदमी पे इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी इसलिए कि बहुत सारे लोग ये कितना जुल्म है, 23 करोड़ की आबादी में सिर्फ 20-22 लाख लोग टैक्स देते हैं। बिल्कुल हैं, आप कंपैरिजन करें ना बाकी दुनिया के बिल्कुल जी, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है बिल्कुल। लेकिन इसको और फिर एक और देखें जी, मेरी बात सुने, इन्फ्लेशन को आप देख लें जी। इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, यूरोप में आप देख लें इन्फ्लेशन किधर है, मतलब यूके में आप देख लें महंगाई कितनी है, अमेरिका में महंगाई हो गई है। तो ये इंटरनेशनल फेनोमेना है महंगाई का आजकल। इसको कवर करने के लिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए मेरी जमात, मेरी लीडरशिप जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत पहले भी कहा था कि हम एग्रो बेस्ड इकॉनमी है और हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि हमें जो खुर्दनोश की चीज़ें अपने मुल्क से दस्तयाब हो सकती हैं उनको हम इंपोर्ट ना करें। हम गंदम हमारे पास अपनी हो, मोलेसेस हमारे पास अपने हो, हमारे पास ऑयल अपना हो। मसलन यह है कि लोग ऑलिव ऑयल खाते हैं, उसकी जगह सरसों का तेल हमें सरसों पाकिस्तान में उगाई जा सकती है, सरसों को तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इक्वली गुड है एज ऑलिव ऑयल। बिल्कुल तो हमें इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और आखिर में बुखारी साहब, अभी अफगानिस्तान के साथ भी लेटली पाकिस्तान को कुछ शिकवे शिकायतें, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि अफगानिस्तान बतौर हमसाया अपना प्रॉपर हक अदा नहीं कर रहा और अफगान सरजमीन का जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के शवाहिद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को भी मिले, ये बहुत अपसेटिंग है पाकिस्तान के लिए। आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले जब अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा था अफगानिस्तान से, तो बड़ी अपीजिंग पोजीशन में था अफगानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से। और अभी जो सूरत हाल है, अब चूंकि ज़ाहिर है वजारत खारजा आपके पास है, तो आप लोगों की इस पे क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से चीज़ों को इन ऑर्डर किया जाए? पहली बात तो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट इवॉल्व करती होती हैं, एक मिनिस्ट्री नहीं करती होती, ये ज़रा जहन में आप ज़रूर रखें, क्योंकि इश्यूज कैबिनेट पे आते हैं और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद फर्दर लीड ली जाती है। हम समझते हैं कि जो दोहा का जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होना चाहिए, जो अमेरिका विड्रॉ कर रहा था और दोहा में जो अफगान तालिबान से जो उनके मुज़ाकरात हुए। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि अफ़गान अवाम को और वहाँ पे जो साहिब हैसियत और साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान ने तो पिछले 40 साल कुर्बानी दी आपके लिए, आपको अपनी सरजमीन फराम की, आप हमारे मेहमान रहे, आपको हमने हर किस्म की सहूलियात फराम की। तो वो एहसान तो कम से कम अपने जहन में रख लें कि 1979 ऑनवर्ड से लेके आज तक पाकिस्तान की सरजमीन पे कितनी अफ़गान पॉपुलेशन रही और उनको कितना सपोर्ट किया जाता रहा। और हम समझते हैं कि इस बात का एहसास करना चाहिए अफ़गान गवर्नमेंट को भी कि उनकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली इसको इस्टेब्लिश करें, ये ज़ुबानी कलामी बात कहने पे नहीं, हम समझते हैं कि प्रैक्टिकली प्रूव करें कि उनका सॉइल जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल सही। और आखिर में ज़रा एक नॉस्टैल्जिक सा सवाल करना चाहूँगी नैयब बुखारी साहब, चूँकि आप पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और उन लोगों में आपका शुमार होता है जो बहुत बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी आइडियलाइज करते आए और बड़े लॉयल लोगों में आपका शुमार होता है। ये बताइएगा कि अगर आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा हयात होती तो वो किस तरह से चीज़ों को देखती, उनके हवाले से मुझे और ऑडियंस को बताइए कि आपकी कोई यादगार जिसको आज आप मिस करते हैं कि वो होती तो शी कुड हैव मेड दिस डिफरेंस। देखिए, देयर वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पाकिस्तान की जो आज सूरत हाल है, अगर मोहतरमा शहीद आज हयात होती तो पाकिस्तान तरक्की की बहुत सारी मनाज़िल तय कर चुका होता। वो विजनरी लीडर्स थी, उनकी पॉलिटिकल विजन थी, वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसीज़ नहीं चाहती थी और उन्होंने 2006 में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और वो ये भी चाहती थी कि दीगर जमातें भी इसका हिस्सा बने। मुझे वो लम्हात याद है कि 27 दिसंबर को
मैं मोहतरमा के साथ लियाकत बाग के स्टेज पे था। सही। और वो लम्हात मुझे याद है, और जो मेरी गुफ्तगू मोहतरमा के साथ उस स्टेज पे हुई वो भी मुझे याद है। मोहतरमा ने बहुत सारे लोगों को इस मुल्क में सियासत सिखाई है, और हम समझते हैं कि मोहतरमा की रहनुमाई में हमने सियासत में बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल सही। और ये जो आप लोगों पे भी जाते जाते एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आ गया कि यकीनन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पॉलिटिक्स तो बहुत कमाल थी, बड़े उनका बाकायदा एक फ़ैन क्लब आज भी पाकिस्तान में पाया जाता है, नॉट जस्ट हर्स बट हर फादर्स इज़ वेल। उनके वालिद साहब के भी एक बड़ा फ़ैन क्लब है। ये बताइएगा बुखारी साहब कि अभी रिसेंटली जो कराची मेयर का इलेक्शन हुआ है उसमें जमात इस्लामी को बहुत शिकवे शिकायतें रहे आपकी जमात से कि हक हमारा बनता था और इन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब को बनवा दिया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शलिटी पे उन्होंने सवाल उठाया है और उसी को रेफरेंस देके वो कहते हैं कि अगले इलेक्शन भी फिर आप भूल जाएं कि इम्पार्शल तरीके से करवाएगा इलेक्शन कमीशन। योर टेक ऑन द मैटर। देखिए जी, कराची शहर जमात इस्लामी का कभी भी नहीं था। एक मरतबा वो इंतखाब वो जीते जनरल मुशर्रफ के दौर में, मार्शल लॉ के दौर में, और उस वक़्त पीपल्स पार्टी जो थी वो ज़ेर अताब भी थी। अब पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से इक़्तिदार में है। पीपल्स पार्टी की अपनी परफॉर्मेंस थी और उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे 2018 के इलेक्शन में उन्होंने 2013 से ज़्यादा सीट्स हासिल की प्रोविंशियल असम्बली में, और फिर कराची में भी हमने सीट्स हासिल की। तो इसलिए अवाम और नास सियासी जमातों की कारकर्दगी देखते हैं, और इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो बैलेट पेपर की बुनियाद पे होता है। बैलेट पेपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में था और उसी की बुनियाद पे मुर्तज़ा वहाब जो है मुंतखब हुए हैं। बाकी उनके इल्ज़ामात लगाने, मेरी बात सुन लें आप। जी जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। नहीं, मैं हम बजरिया बैलेट सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं? जी, इसलिए मुतमईन है। मेरे इत्मीनान की बात यह है कि सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया, प्रोविंशियल असम्बली के इंतखाबात में भी, लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में भी। इसलिए उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने एवेल्यूएट किया, उसकी कारकर्दगी को एंडोर्स किया, तो मैं इसलिए मुतमईन हूँ। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आप तक सुनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि अवाम के जहन में जो भी सवालात उभरते हैं या सोशल मीडिया पर अवाम जो सवाल सामने रखती है या ड्राइंग रूम डिस्कशंस में जो सवाल सियासतदानों के लिए उभरते हैं वो उन रेलेवेंट जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ज़रूर रखे जाएं, ताकि जब ये इलेक्शन में वोट मांगने के लिए जो भी जमात आए अवाम के पास, तो कम अज़ कम अवाम को पता हो कि किस सवाल की क्या जवाब है सियासतदानों के जहन में। जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम के वोट की ताकत से मुंतखब होकर आते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की अब तक यही रही है, ज़्यादातर विद अ फ्यू वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, ज़्यादातर हुक्मरान जो भी आए उन्होंने इलेक्शन में वोट मांगने के लिए स्ट्रेटजी कुछ रखी। जब वो इक़्तिदार में आ गए तो आंखें कुछ और तरह से फेर ली, और उसके बाद जिस वक्त दोबारा से इलेक्शन में वोट मांगने का वक्त आया तो बिल्कुल वापस रिवर्स गियर लगाकर वही मजलूमाना अंदाज कि हमारे साथ तो बहुत जुल्म ज्यादती होता रहा, हम कभी आपकी खिदमत कर ही नहीं सके, मौका ही नहीं मिला। सो मच तो कि वो जमातें आज पाकिस्तानी अवाम को दोबारा से कहती हैं कि जी भले हम एक्स नंबर ऑफ टाइम्स आ चुके हैं इक़्तिदार में, इतनी दफ़ा आ चुके, लेकिन कभी ठीक तरह से आपकी खिदमत का मौका नहीं मिला। यही वजह कि आप मुख्तलिफ तकरीबात में हुक्मरानों को ये सुनते हैं, बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अगली दफ़ा मौका मिला तो अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और जो ही फिर वापस दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो वही साइकिल चल पड़ता है। तो ये जो नेवर एंडिंग साइकिल है, इसको पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि इसको अब जगह जगह इसके व्हील्स को रोक कर इसकी अकाउंटेबिलिटी हो, चेक किया जाए कि कौन पाकिस्तानी अवाम से किए हुए वादों पर पूरा उतरता है और कौन उन वादों से मुनहरिफ हो जाता है, ताकि इलेक्शन में जब अगली बार वोट डालने की बारी आए
तो अवाम कड़ा एहतसाब कर सके। और एहतसाब वो चीज़ है जिससे हमारे हुक्मरान, चाहे वो किसी भी जमात के हों, अक्सरियत आप देखें सियासतदानों की, उनको आदत नहीं लफ्ज़ एहतसाब से गुजरने की। इस लफ्ज़ से भी वो नाबल्द हैं और वो इस कॉन्सेप्ट से भी बहुत बेखबर हैं। वो कहते हैं कि भाई कौन सा एहतसाब, केड़ा एहतसाब, चलो दौड़ जाओ इलेक्शन में, बस वोट डालना, अब बिरयानी खानी हुई तो बता देना, जो छोटे मोटे काम, किसी को कोई नौकरी लगवानी है, कुछ करनी है। तो ये वो अब एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट आया है जो अब हम अवाम में देखते हैं कि अवाम कहती है नहीं जनाब, हमें ना कीमे वाला नान चाहिए, ना हमें बिरयानी की प्लेट चाहिए, ना हमें कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी चाहिए अपने फ्यूचर का फैसला करते हुए। हमें ये चाहिए कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन होगा, एग्रीगेट लेवल पर अच्छे फैसले करेगा, जिससे न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी कौम का भला हो सके। तो ये अब एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे सियासतदान अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाए, लेकिन अवाम अपने इस नए कॉन्सेप्ट पर एडजस्ट हो गई अच्छे से।